दर्शक सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 11 के इतिहास का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन, इस चैप्टर के हम वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में करने वाले हैं जहां से क्वेश्चन 2024 एग्जाम में आप सभी को पूछे जाने वाले दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों ऐसे आप सभी को पता कि मिड टर्म एग्जाम भी शुरू होने वाले, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर अभी तक आपने इस चैप्टर से कुछ भी नहीं पढ़ा तो इस वीडियो को देख लीजिए, सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के इसी वीडियो से आएंगे दोस्तों, गारंटी है। तो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों लेखन कला और शहरी जीवन, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से डायरेक्ट जो है दोस्तों 1 नंबर जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मेसोपोटामिया किन 2 नदियों के बीच स्थित है, तो मेसोपोटामिया दोस्तों जो है फरात और दजला, जी हाँ फरात और दजला नदियों के बीच जो है स्थित है मेसोपोटामिया। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई मेसोपोटामिया आजकल किस प्रदेश का हिस्सा है, तो मेसोपोटामिया वर्तमान में किस प्रदेश का हिस्सा है, तो है दोस्तों वर्तमान में मेसोपोटामिया जो है इराक गणराज्य का हिस्सा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो मेसोपोटामिया किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मेसोपोटामिया अपनी सभ्यता, संपन्न सभ्यता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। यानी अगर आप बात करें तो लेखन कला का विकास सबसे पहले मेसोपोटामिया में हुआ है, गणित या खगोल विद्या का विकास सबसे पहले मेसोपोटामिया में हुआ है। ये सारी चीज जो है विश्व को मेसोपोटामिया से ही प्राप्त हुई है। लेखन कला का और शहरी जीवन का प्रारंभ भी मेसोपोटामिया से हुआ है। अब जहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई मेसोपोटामिया के शहरीकृत दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, तो मेसोपोटामिया के शहरीकृत दक्षिणी भाग को जो है सुमेर और अक्कद के नाम से जाना जाता है। जो मेसोपोटामिया के शहरीकृत दक्षिणी भाग है उसे सुमेर और अक्कद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 2000 ईसा पूर्व के बाद बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया और तब दक्षिणी भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। तो बेबीलोनिया कब कहा जाने लगा दोस्तों, बेबीलोन को 2000 ईसा पूर्व के बाद जो उसका सबसे दक्षिणी भाग था, जिसे पहले सुमेर और अक्कद कहा जाता था, बाद में इसका नाम बेबीलोनिया पड़ गया और उसे बेबीलोनिया कहा जाने लगा। तो कुछ जो है मुख्य बिंदु है दोस्तों इस चैप्टर के, ये आपको कर लेना है, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, आप देख सकते हैं, देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट जो है सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों। कुछ नहीं पड़ा तो मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में वो आप कर लेंगे तो आप आसानी से इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। हमारे चैनल पर इसी प्रकार से हर इंपॉर्टेंट चैप्टर का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को लेकर चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, क्लास 11 क्लास 12, हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान रखकर जिस पैटर्न पर जिस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में या क्लास 11 में क्वेश्चन पूछे जाने वाले वो सारी चीज हम आपके सामने लेकर आएंगे। आपको करना है क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप पढ़ लेना है। चलिए कुछ इस चैप्टर कुछ इंपॉर्टेंट MCQ जो है वो भी हम करेंगे साथ ही साथ, ठीक है, ये आपको देख लेना है। चलिए यहाँ आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले कुछ MCQ कर लेते तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले MCQ मेसोस का अर्थ क्या है, तो मेसोस का अर्थ है दोस्तों मध्य, क्या है, मेसोस का अर्थ है मध्य और पोटोमोस का अर्थ है नदी। तो मेसोपोटामिया 2 शब्दों से मिलकर बना है, मेसोस जिसका नाम है मध्य, पोटोमोस जिसका नाम है नदी, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है इराक यानी मेसोपोटामिया के जिस भाग में सबसे पहले नगर और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ यानी उद्भव हुआ उसका नाम क्या है, तो है दोस्तों दक्षिण का रेगिस्तानी भाग, तो दक्षिण का रेगिस्तानी भाग है। अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया के इतिहास का उपलब्ध स्रोत है, तो मेसोपोटामिया के इतिहास के जो उपलब्ध स्रोत है यानी हमें मेसोपोटामिया के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, उसमें से कौन से हैं, तो लिखित दस्तावेज, मुद्राएं और कब्रें, यानी इसका जो सही उत्तर है दोस्तों उपरोक्त सभी डी इसका सही उत्तर है। अगला है सभी प्राचीन व्यवस्थाओं में जहां की खेती सबसे अधिक उपज देने वाली थी वो है दक्षिणी मेसोपोटामिया खेती सबसे अधिक उपज देने वाली खेती थी दोस्तों, ठीक है। इस तरह से आंसर सवाल आते हैं, आपको करना है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण लगभग शुरू हुआ, तो मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण जो है लगभग 3000 ईसा पूर्व में शुरू होता है। मेसोपोटामिया की देवी इनाना थी, तो मेसोपोटामिया की देवी इनाना क्या थी, प्रेम और युद्ध की देवी थी। अगला है मेसोपोटामिया में खेतों, मत्स्य क्षेत्र और लोगों के पशुधन को स्वामी किसे माना जाता था, तो आराध्य देवी को जो है पशुधन का स्वामी
माना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया के लोग अपने देवताओं को क्या अर्पित करते थे? तो अपने देवताओं को मछली, दही, अन्न यानी उपयुक्त सभी चीजें अर्पित करते थे। तांबा रागा नामक धातुओं के मिश्रण से बनने वाली मिश्र धातु क्या है? तो है कांसा। तो कांसा एक मिश्र धातु है जो तांबा और रागा से मिलकर बनाई जाती है। नेक्स्ट, वारकाशीस नामक मूर्तिकला का प्रसिद्ध नमूना मेसोपोटामिया के किस भाग से आया है? तो ये जो प्रसिद्ध नमूना है मेसोपोटामिया किस भाग से आया है दोस्तों? यहां आप देख सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए एक, ठीक। तो मेसोपोटामिया के किस भाग से आया है? चलिए अगला क्वेश्चन है, वारकाशीस नामक मूर्तिकला का प्रसिद्ध नमूना मेसोपोटामिया जिस नगर से मिला है वो है उर। मेसोपोटामिया जो जलमार्ग व्यापार के लिए विश्व मार्ग का काम करता था वो है फरात नदी मार्ग, और ये विश्व मार्ग का काम करता था। आपसी लेन देन का स्थायी हिसाब रखना आधार बना किसका? लेखन कार्य की शुरुआत का। बाइबल के किस भाग में मेसोपोटामिया का कई संदर्भों में उल्लेख किया गया है? तो है प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में। तो ओल्ड टेस्टामेंट बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसके प्रथम भाग में जो मेसोपोटामिया के कई चीजों का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से जितने भी एमसीक्यू है दोस्तों आपको करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं आज मेसोपोटामिया किस देश का भाग है? तो इराक का भाग है। मेसोपोटामिया का चंद्र देवता कहलाता था उर। इसी प्रकार से मेसोपोटामिया की व्यवस्था के अनुसार पानी और तथा मल जाता है नाली में। तो ये सारे टॉपिक जो है ना दोस्तों, सारे एमसीक्यू आपको कवर कर लेने हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, यहाँ से क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आने वाला है। मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष को जितने महीनों में बांटा हुआ था उसमें होता था 12 महीने। मेसोपोटामिया के लोगों ने एक महीने को बांटा हुआ था 4 हफ्तों में। असुरबनिपाल का पुस्तकालय जिस देवता के मंदिर में केंद्रित था उसका उत्तर है नाबू। असुरबनिपाल की पुस्तकालय मूल ग्रंथों की संख्या थी कितनी? 1000 थी। ठीक है, तो ये जो एमसीक्यू है टोटल 60 एमसीक्यू, यहाँ पर 60 एमसीक्यू है, ये आपको कवर करना है। ठीक है, इस तरह से सभी एमसीक्यू दोस्तों आपको कर लेना है। एमसीक्यू से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जुगरात बेबीलोन नगर में था। तो वो जुगरात क्या था? एक विशाल राजमहल था। बाबली लोगों का मुख्य देवता क्या था? तो बाबली लोगों का मुख्य देवता था मरदुक। तो मरदुक बाबली लोगों का मुख्य देवता था। इसी प्रकार से दक्षिण मेसोपोटामिया के लोगों का उर देवता था, उनका नाम था सूर्य देवता। असीरियाई राज की स्थापना 1100 ईसा पूर्व में हुई। ठीक है, इराक अथवा मेसोपोटामिया का गर्मियों में भरपूर फल देने वाला पेड़ है वो है खजूर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कर लेना है। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है सुमेरियन। मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन ज्ञात भाषा क्या है? सुमेरियन है। इसी प्रकार से मेसोपोटामिया के निम्न शहर को केवल शहर कहकर पुकारा जाता था, तो उरुक को केवल शहर कहकर पुकारा जाता था। इस तरह से ये आपको सारे एमसीक्यू करने हैं। ठीक है, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसका जो कंप्लीट पीडीएफ दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जाकर उसे हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर भी। और ये आपको कंप्लीट वीडियो देख लेंगे दोस्तों, जितना मैं करा रहा हूँ वो सारी चीज़ें डायरेक्ट आपसे सवाल में पूछे जा सकती हैं, जो मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है। तो मेसोपोटामिया जो है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के 2 शब्दों। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कि मेसोपोटामिया किस भाषा से लिया गया है? तो मेसोपोटामिया जो यूनानी भाषा का शब्द है, और ये यूनानी भाषा 2 शब्दों जिसे मेसोस और पोटोमोस से बना है। मेसोस का अर्थ होता है मध्य और पोटोमोस का अर्थ होता है नदी। इस प्रकार मेसोपोटामिया शब्द नदियों के मध्य स्थित उपजाऊ प्रदेश को इंगित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोजों की शुरुआत कब हुई? तो मेसोपोटामिया में जो पुरातात्विक खोज की शुरुआत होती है वो होती है 1840 के दशक में। मेसोपोटामिया के 2 स्थलों के नाम बताओ जहां लंबे समय तक उत्खनन कार्य चला। तो वह है उरुक और मारिब। यहाँ पर काफी लंबे समय तक जो दोस्तों उत्खनन कार्य चला था छात्रों। और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इराक के किस भाग में सबसे पहले नगर और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ? तो सबसे पहले इराक के जिस भाग में, मेसोपोटामिया जिस भाग में लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ, उद्भव हुआ है, वह है दक्षिण के रेगिस्तानी भाग में। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आगे देखिए,
दक्षिणी यानी सभी प्राचीन व्यवस्थाओं में कहाँ की खेती सबसे अधिक उपज देने वाली, तो है दक्षिणी मेसोपोटामिया की। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कब शुरू हुआ, तो यहाँ पर होता है कांस्य युग अर्थात लगभग 3000 ईसा पूर्व में। तो सबसे पहले जो नगर बनाए गए थे वो लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास बनाए गए थे। कांसा कौन से दो धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है, तो तांबा और रागा से मिलाकर जो है कांसा बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। वारका शीर्ष नामक मूर्तिकला का प्रसिद्ध नमूना मेसोपोटामिया के किस नगर से मिला है और इसे किस चीज से बनाया गया था, तो वारका शीर्ष नामक मूर्तिकला का जो प्रसिद्ध नमूना है वह मेसोपोटामिया के उर नगर से मिला है और इसे सफेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। तो वारका शीर्ष किस पत्थर से बना था, तो वारका शीर्ष जो है सफेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। ठीक है, अगला है जो इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों, मेसोपोटामिया के लोग अपने लिए आवश्यक धातुएं और अन्य पदार्थ कहाँ से मंगवाते थे, इसके बदले में क्या निर्यात करते थे। तो मेसोपोटामिया के लोग अपने लिए आवश्यक धातुएं और तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगवाते थे। तो किन किन देशों से मंगवाते थे, तुर्की, ठीक है, ईरान और खाड़ी पार के देशों से मंगवाते थे। तो इसके बदले वे कपड़ा और कृषि उत्पाद निर्यात करते, क्योंकि मेसोपोटामिया के लोग कृषि उत्पाद में काफी दक्ष थे, प्रागढ़ थे, मजबूत थे, कपड़े के उत्पाद में काफी मजबूत थे और इसके अलावा बाकी जो जरूरत की वस्तु होती थी वो इन तीनों देशों से मंगाया जाता था, खाड़ी पार देशों से, ईरान से और तुर्की से मंगाया जाता था। मेसोपोटामिया का कौन सा जलमार्ग व्यापार के लिए विश्व मार्ग का काम करता है या करता था, तो है फरात नदी। क्या है, फरात नदी जो है विश्वव्यापी मार्ग का, जलमार्ग का काम करती थी मेसोपोटामिया की फरात नदी। लेखन या लिपि से क्या अभिप्राय है, तो लेखन या लिपि से अभिप्राय उन ध्वनियों से है जो संकेतों या चिन्हों के रूप में लिखी जाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है दोस्तों, मेसोपोटामिया के लोग लिखने के लिए कागज के रूप में किस चीज का प्रयोग करते थे, तो मेसोपोटामिया के लोग लिखने के लिए कागज के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे, तो है मिट्टी की पट्टिकाओं, यानी कागज के रूप में जिस चीज का प्रयोग करते लिखने के लिए वो थी मिट्टी की पट्टिकाएं। मेसोपोटामिया के लोगों की लिपि कैसी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मेसोपोटामिया की लोगों की लिपि थी कीलाकार अथवा क्यूनिफॉर्म। जी हाँ, कीलाकार अथवा क्यूनिफॉर्म मेसोपोटामिया के लोगों की लिपि थी। क्यूनिफॉर्म शब्द किससे बना हुआ है, तो दोस्तों क्यूनिफॉर्म शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्यूनिफॉर्म शब्द कैसे बना है, तो क्यूनिफॉर्म शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों क्यूनियस और फॉर्मा से मिलकर बना है। क्यूनियस का अर्थ है खूंटी और फोर्मा का अर्थ है आकार। तो क्यूनियस का अर्थ है खूंटी, फोर्मा का अर्थ है आकार। तो ये क्यूनियस जो क्यूनिफॉर्म है वो किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, इसी प्रकार से मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी थी, तो मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा है सुमेरियन। क्या है, सुमेरियन। इसी प्रकार से 2400 ईसा पूर्व के बाद सुमेरियन भाषा के स्थान किस भाषा ने ले लिया, तो 2400 ईसा पूर्व के बाद सुमेरियन भाषा के स्थान अक्कदी भाषा ने ले लिया। मेसोपोटामिया में साक्षरता कम क्यों थी, तो भाई मेसोपोटामिया में जो लिपि की संख्या बहुत ज्यादा थी। अब अगर देखें आप लोगों को हिंदी की वर्णमाला याद नहीं हो पाती, बहुत सारे बच्चों को हिंदी और इंग्लिश की जो अल्फाबेट हो 26, फिर भी लोग बहुत कम पढ़ लिख पाते इंग्लिश, और आजकल तो इंग्लिश पढ़ने की कोशिश भी की जा रही है। पहले जो मेसोपोटामिया की लिपि थी दोस्तों, उसकी वर्णों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और संख्या ज़्यादा होने की वजह से उस जमाने में बहुत कम लोग जो है पढ़े लिखे होते थे। सुमेर के व्यापार की पहली घटना को किस व्यक्ति से जोड़ा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सुमेर के व्यापार की जो पहली घटना है वो उसका किससे जोड़ा जाता है, तो उरुक शहर के एक प्राचीन शासक एन मरकर से। तो उरुक शहर के प्राचीन शासक, उनका नाम एन मरकर है, उन्हीं से ही इसके व्यापार की पहली घटना को जोड़ा जाता है। मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार व्यापार और लेखन की व्यवस्था सर्वप्रथम किसने की थी, वहां के राजा ने व्यापार और लेखन की व्यवस्था सर्वप्रथम की थी। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमारी मेहनत को थोड़ा सा प्रोत्साहन दे सकते हैं ताकि हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आप सभी तक प्रस्तुत कराते रहे और आप इसका लाभ उठा सके। दक्षिणी मेसोपोटामिया में विकसित शहर कौन से 3 प्रकार के थे, तो दक्षिणी मेसोपोटामिया जो विकसित शहर थे वो 3 प्रकार के थे। पहला है मंदिरों के चारों ओर विकसित शहर, कौन कौन से थे, यहाँ पे देख सकते हैं। पहला शहर होता था मंदिरों के चारों ओर विकसित शहर, दूसरा है व्यापार केंद्रों के रूप में विकसित शहर और तीसरा है शाही शहर। तो पहला था मंदिरों, ठीक है, मंदिरों के
चारों ओर विकसित शहर। ठीक है, मंदिरों के चारों ओर विकसित शहर। दूसरा था दोस्तों व्यापारिक शहर, व्यापार के रूप में विकसित शहर। तीसरा था शाही शहर। तो इस तरह से जो दक्षिणी मेसोपोटामिया थी वो 3 प्रकार के शहरों में विभाजित थी। ठीक है, अगला है जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है मेसोपोटामिया के लोगों के धर्म की कोई 2 विशेषताएं बताओ। तो मेसोपोटामिया के समुदायों का अपना इष्ट देव होता था और लोग देवी देवताओं को अन्न, दही और मछली जी जो है अर्पित किया करते थे। ठीक है, चलिए ये हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपको फिर दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करवा दूंगा जहां से आपके पेपर में सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर क्या है, वो है हौज क्या होता है। तो हौज जमीन में ढका हुआ एक गड्ढा होता है, इसमें पानी और मल जाता है। वर्तमान रूप जो सेप्टिक टैंक बनाए जाते थे, तो वैसे पहले मेसोपोटामिया में हौज बनाए जाते थे जहाँ पे घरों का मल और पानी जाता था। ठीक है, अगला है उर नगर में घरों के बारे में प्रचलित कोई 2 अंधविश्वास बताए। तो 2 प्रचलित अंधविश्वास क्या थे उर के बारे में। तो पहला अंधविश्वास था कि यदि घर की देहली ऊंची उठी हुई हो तो वह धन दौलत लाती, यानी उनका मानना था भाई घर का जो चबूतरा है जिससे हम घर के अंदर प्रवेश करते हैं, अगर वो ऊंचा उठा हुआ है तो वो घर की तरफ क्या धन दौलत लाती है। तो ये एक अंधविश्वास था। यदि सामने का दरवाजा किसी दूसरे के घर की ओर ना खुले तो वह सौभाग्य प्रदान करता है। तो सामने का दरवाजा किसी दूसरे के घर की ओर ना खुले तो वह सौभाग्य प्रदान करता है, यानी वो अपना जो मेन गेट होता था वो किसी दूसरे गेट के घर के सामने नहीं ओपन करते, वो किसी साइड में या किसी बीच के आधार पर ओपन करा करते थे। तो उनका मानना था कि भाई अगर ऐसा ना किया जाए तो वो सौभाग्य लाता है, घर में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती। तो ये एक वहाँ की किदवंती थी, वहाँ की मान्यताएं थी, वहाँ का अंधविश्वास भी कह ले। तो वर्तमान में भारत में बहुत सारे अंधविश्वास हैं इस चीज़ को लेकर भी। ठीक है, अगला है मारी नगर के ऊपरी क्षेत्र के अधिकांश भाग का प्रयोग किस आर्थिक क्रिया के लिए होता था। तो भेड़ बकरी चलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। मारी के राजाओं ने वहाँ किस देवता के लिए मंदिर बनवाया। तो स्टेपी क्षेत्र के देवता डैगन के लिए। तो मारी क्षेत्र के राजाओं ने स्टेपी क्षेत्र के देवता डैगन के लिए वहाँ एक मंदिर बनवाया। ठीक है, तो ये आपको करना है। जो दोस्तों करवा रहा हो उसको तो कंप्लीट ही करना, बाकी आप इसका पूरे PDF के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अगला है मारी स्थित जिमरलिम का राजमहल बहुत ही विशाल था। तो यह राजमहल 2.4 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था और इसमें 260 कमरे बने हुए थे। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है। तो मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम इराक है और यह दजला और फरात नदियों के मध्य स्थित है। उर नगर की विशेषताएं बताइए। तो उर नगर की गलियां टेढ़ी मेढ़ी और संकरी थी। जल निकासी के लिए नालियों और मिट्टी की नालिकाएं बनाई हुई थी। लोग अपने घरों की सफाई के बाद सारा कूड़ा कचरा गलियों में डाल दिया करते थे। तो ये उर नगर की कुछ विशेषताएं हैं। इसी प्रकार से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिलमिश के महाकाव्य की रचना कब की गई। तो भाई गिलमिश के महाकाव्य की रचना लगभग 2700 से 2500 ईसा पूर्व में की गई। यह काव्य 12 पट्टिकाओं में लिखा गया था। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गिलमिश का महाकाव्य कितनी पट्टिकाओं में लिखा हुआ। तो 12 पट्टिकाओं में लिखा हुआ है। कब रचना की गई। तो 2700 से 25 ईसा पूर्व में की गई। गिलमिश महाकाव्य किस बात के महत्व को दर्शाता है। तो गिलमिश महाकाव्य मेसोपोटामिया के नगरों के महत्व को दर्शाता है और इससे पता चलता है कि मेसोपोटामिया के लोगों को अपने नगरों पर बहुत अधिक गर्व था। ठीक है, इस तरह से मेसोपोटामिया यानी संसार को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन क्या है। तो उसकी काल गणना गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा जो है वो विश्व की सबसे बड़ी देन है मेसोपोटामिया की। ठीक है, तो इसी प्रकार से संसार को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन क्या है। मेसोपोटामिया के लोगों ने समय का विभाजन किस प्रकार किया हुआ था। असुरबनिपाल कौन था, उसकी 2 उपलब्धियां बताओ। तो दोस्तों असुरबनिपाल असीरिया का अंतिम राजा था। कौन था असुरबनिपाल। असुरबनिपाल असीरिया का अंतिम राजा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और उपलब्धियां क्या है। तो उसने अपनी राजधानी निनवे में एक पुस्तकालय की स्थापना करी। तो निनवे में एक पुस्तकालय किसने बनाया, असुरबनिपाल ने। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसने इतिहास, महाकाव्य, साहित्य, ज्योतिष आदि की पट्टिकाओं को भी इकट्ठा करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट
असुरबनिपाल का निन्वे स्थित पुस्तकालय किस देवता के मंदिर में केंद्रित था, यह क्यों विख्यात था? तो असुरबनिपाल का पुस्तकालय उसके इष्ट देव नाबू के मंदिर में केंद्रित था और अपने 1000 मूल ग्रंथों और 30,000 पट्टिकाओं के लिए विख्यात था। ठीक है, इसी प्रकार से बेबीलोनिया को उच्च संस्कृति का केंद्र क्यों माना जाता था? तो बेबीलोनिया को उच्च संस्कृति का केंद्र इसलिए माना जाता था क्योंकि यहाँ के कई नगर पट्टिकाओं के विशाल संग्रह के लिए विख्यात थे, इसलिए इसे काफी महत्वपूर्ण शहर माना जाता था। स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक कौन था? तो स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था वो था नेबोनिडस। कौन था? नेबोनिडस स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था और उसने अक्कद के राजा सारगोन की खंडित मूर्ति की मरम्मत करवाई थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो 3 से 4 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो मेसोपोटामिया के दक्षिणी रेगिस्तानी भाग का क्या महत्व था? तो मेसोपोटामिया के दक्षिणी रेगिस्तानी भाग का क्या महत्व था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि प्राकृतिक उर्वरता और खाद्य उत्पादन के उच्च स्तरीय आरंभ में शहरीकरण का कारण थे? बिल्कुल कारण थे। इसके पीछे जो सबसे बड़ा लॉजिक है दोस्तों है कि प्राकृतिक उर्वरता जो है उन्नत खेती का आधार बनती है। जहाँ प्राकृतिक उर्वरता होती है वही अधिकांश लोग खेती करना पसंद करते हैं। अगर जमीन उपजाऊ ना हो, ठीक है, जमीन उपजाऊपन ना हो, तो वहां पर खेती कौन करेगा? तो ये बहुत बड़ा रीजन था। दूसरा है प्राकृतिक उर्वरता के कारण घास भूमियां अस्तित्व में आई, जिससे पशुपालन को बल मिला। खेती और पशुपालन से मनुष्य का जीवन स्थायी बना क्योंकि अब वह खाद्य उत्पादक बन गया था, यानी अब आखेटक नहीं रहा। मेसोपोटामिया की शुरुआती जो अगर हम बात संग्राहकों का था, बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे खेती के विकास हुए लोग खेती करने लगे, और जब भाई खेती करेंगे तो वो अपनी खेती की रक्षा करने के लिए वहीं तो बसेंगे ना, तो इस तरह से लोगों ने धीरे धीरे वहां पर बसना शुरू कर दिया। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, यह कहना क्यों सही होगा कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे? तो खानाबदोश पशुचारक निश्चित ही शहरी जीवन के लिए खतरा इसलिए थे क्योंकि भाई जो खानाबदोश हुआ करते थे, कभी कभी वो किसानों के खेतों पर आक्रमण कर देते थे, उनके फसल को मतलब कब्जा कर ले, तमाम प्रकार की चीजें थी। ठीक है, और कभी कभी किसानों के गांवों पर हमला कर देते थे, उनका माल लूट लेते थे, और यह व्यवस्था शहरी जीवन बाधक थी। दूसरी ओर कभी कभी बस्तियों में रहने वाले लोग भी इनका रास्ता रोक देते थे और उन्हें अपने पशुओं को नदी या नहर तक नहीं ले जाने देते थे, और इस प्रकार बहुत सारे झगड़े हुआ करते थे। तो ये बहुत बड़ा कारण था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है, शहरी जीवन में श्रम विभाजन का क्या महत्व है, अथवा श्रम विभाजन शहरी जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता है, उदाहरण देकर समझाइए। यह क्वेश्चन पूछा गया है, दोबारा भी पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन होना क्यों जरूरी है? तो शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन होना जरूरी है क्योंकि शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जरूरी चीजें भिन्न भिन्न जगहों से आती हैं, और इसके लिए संगठित व्यापार और भंडारण की आवश्यकता होती है। ठीक वर्तमान में भी ऐसे है ना, वर्तमान में अगर कोई व्यापारी व्यापार करता है तो भाई कोई सामान लेकर आता है तो उसे पता होता है इस जगह पर फलाना सामान मिलेगा, और उस सामान वहां से खरीदता है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, समितियों के माध्यम से वो सामान अपने यहाँ तक पहुंचाता है। तो हर प्रकार की व्यवस्था वर्तमान समय में भी है, पहले भी ऐसी व्यवस्था हुआ करती थी। इसके अलावा अगर हम बात करें, शहरों में अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ गांवों से आते हैं और नगरों में उनके संग्रह और वितरण के लिए व्यवस्था करनी होती थी। वर्तमान में भी अगर हम साग सब्जी की बात करें, फल की बात करें, तो ग्रामीण प्रदेशों से आते हैं। मूली, गाजर, ये सारी चीजें कहाँ से आती है? ग्रामीण प्रदेशों में, शहरी क्षेत्र से आते हैं। तो क्या वो गांव से डायरेक्ट शहर में आते? नहीं, गांव से शहर में उस जगह पर आते हैं जहां पर उनको स्टोरेज किया जाता है, उसके बाद वहां से मंडी में पहुंचते हैं, मंडी से बाजार में, बाजार से हमारे तक पहुंचते हैं। तो ये व्यवस्था पहले भी होती थी और आज भी ऐसी व्यवस्था ही अपनाई जा रही। तो इस तरह से शहरी अर्थव्यवस्था में सामाजिक संगठन होना आज भी जरूरी है और पहले भी जरूरी होता था। ठीक है, चलिए मेसोपोटामिया के लोग लेखन कार्य किस प्रकार करते थे? तो लेखन कार्य किस प्रकार करते थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो यहां पर आप मैं आपको बता दूं एक बार, तो मेसोपोटामिया के लोग अपना हिसाब किताब रखने के लिए मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। पट्टिकाएं तैयार करने के लिए लिपिक चिकनी मिट्टी को गीला करके गूंथ लेते थे, फिर उसे थाप कर एक ऐसी पट्टी का रूप दे देते थे जिसे वह आसानी से अपने एक हाथ में पकड़ सके। वह उसकी सतहों को चिकना बनाकर सरकंडे की तीली की तीखी नोक से उसकी नम चिकनी सतह पर कीलाकार चिन्ह से यूनिफॉर्म बना दिया जाता था। लिखने के बाद पट्टिका को धूप में सुखाया जाता था और सूखने पर पट्टिका पक्की हो जाती थी और मिट्टी के बर्तनों जैसी मजबूत हो जाती थी।
उस पर कोई नया चिन्ह या अक्षर नहीं लिखा जा सकता था। इस प्रकार प्रत्येक सौदे के लिए चाहे वह कितना ही छोटा हो एक अलग पट्टिका की जरूरत होती थी। जब उन पर लिखा हुआ कोई हिसाब गैर जरूरी हो जाता था तो उस पट्टिका को फेंक दिया जाता था। तो ये इस तरह से मेसोपोटामिया में पट्टिकाओं का विकास हुआ, लेखन कला का विकास हुआ, क्योंकि हर सामान के लिए अलग अलग पट्टिकाएं लिखी जाती थी और अगर वो उस सामान की वो पट्टिका यानी वो सामान गैर जरूरी हो जाता था तो उस पट्टिका को जो है नष्ट कर दिया जाता था, फेंक दिया जाता था। ठीक है, इस तरह से। अगला है 2600 ईसा पूर्व से ईसवी सन की पहली शताब्दी तक मेसोपोटामिया के लेखन और भाषा में क्या परिवर्तन आए। तो क्या क्या परिवर्तन आए, कब से आए? 2600 ईसा पूर्व से लेकर ईसा के पहली शताब्दी तक। तो 2600 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया में लिपि किलाकार हो गई। लेखन की भाषा सुमेरियन थी। अब उसका स्थान किसने ले लिया? बाद में उसका स्थान जो लिया अक्कद भाषा ने ले लिया, बाद में हिब्रू भाषा ने ले लिया। तो इस तरह से बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, तो इसको आपको करना, ये 4 नंबर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है दक्षिणी मेसोपोटामिया में कृषि कई बार संकटों से घिर जाती थी। इसके लिए कौन से कारक उत्तरदायी थे? वो कौन से कारक उत्तरदायी थे जिसकी वजह से कृषि जो संकटों में घिर जाती थी दोस्तों? तो ये पहला है प्राकृतिक कारक। तो प्राकृतिक कारक में क्या है? फरात नदी का प्राकृतिक धाराओं में किसी वर्ष बहुत अधिक पानी बह आता था और फसलों को डुबो देता था। कभी कभी नदी की धाराएं अपना रास्ता बदल लेती थी जिससे खेत सूखे रह जाते। तो वर्तमान में भी ऐसा होता है। मानव निर्मित कारक थे। तो फरात नदी की धाराओं के ऊपरी प्रदेश में रहने वाले लोग अपने पास की जलधारा से इतना अधिक पानी ले लेते थे कि धारा के नीचे बसे हुए गांवों तक पानी मिल ही नहीं पाता था। तो ये बहुत बड़ा रीजन था दोस्तों। अगला है उरुक नगर में होने वाली तकनीकी प्रगति के बारे में जानकारी दीजिए। तो उरुक नगर में कौन सी तकनीकी प्रगति भी इंपॉर्टेंट है? ठीक है, इसी प्रकार से माई नगर भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिलमिश का महाकाव्य किस बात पर प्रकाश डालता है? ये आपको करना है। ठीक है, इसी तरह से विश्व को मेसोपोटामिया की क्या देन है और बेबीलोन नगर की मुख्य विशेषता बताओ। तो ये क्वेश्चन जो कई बार दोस्तों पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना ही करना है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं जो है मेसोपोटामिया के उन नगर की मुख्य विशेषताएं। तो पहली विशेषता है टेढ़ी मेढ़ी और संकरी गलियां, जल निकासी, घरों की सफाई, खिड़कियों का भाव, घरों के बारे में अंधविश्वास। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। उरुक मेसोपोटामिया का जो उर नगर है और दूसरा बेबीलोन नगर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इसको आपको कर लेना है। ठीक है, इसी प्रकार कुछ जो है दोस्तों कालक्रम, अगर हम काल रेखा की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व तक जो है यहाँ पर मेसोपोटामिया के मैदानों में खेती की शुरुआत होती है। वो लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व में होती है। दक्षिणी मेसोपोटामिया में सबसे पुराने मंदिरों का बनना कब शुरू हुआ? वो लगभग 5000 ईसा पूर्व में बनना शुरू हुआ। मेसोपोटामिया लेखन के कार्य की शुरुआत कब होती है? लगभग 3200 ईसा पूर्व में होती है। लगभग 3000 ईसा पूर्व उरुक का एक विशाल नगर के रूप में विकास, कांसे के औजारों के इस्तेमाल में बढ़ोतरी होती है। इसी प्रकार से लगभग 2600 ईसा पूर्व में कीलाकार लिपि का विकास होता है। 2400 ईसा पूर्व के सुमेरियन के स्थान पर अगधी भाषा का प्रयोग किया जाता है। 2370 ईसा पूर्व में सारगोन अक्कद सम्राट बन जाते हैं। इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट डेट है जहां से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। असीरियाई राज की स्थापना कब होती है? तो लगभग 1100 ईसा पूर्व में जो असीरी राज की स्थापना होती है। लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहे का सबसे पहला प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और 668 से लेकर 627 ईसा पूर्व तक असुर बनिपाल का शासन था। और 331 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर ने बेबीलोन को जीत लिया। और लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व तक जो है अक्कदी भाषा और कीलाकार लिपि प्रयोग में नहीं रही। और 1850 कीलाकार लिपि के अक्षरों को पहचाना व पढ़ा गया। 1850 में कीलाकार लिपि के अक्षरों को पहचाना व पढ़ा गया। तो दोस्तों ये आपका चैप्टर नंबर 2 जो है शहरी जीवन और लेखन कला का जो विकास है, आपका वर्तमान सिलेबस का पहला चैप्टर जिसे हम कहते हैं, क्योंकि जो आपके बुक में जो पहला चैप्टर तो आपके सिलेबस से हट गया है, इसलिए सेकंड जो चैप्टर जो आ रहा है ये आपको वर्तमान पहला चैप्टर है। और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हमने यहाँ पर कर लिए हैं जहाँ से आपके पेपर में सवाल पूछे जाने वाले हैं। दोस्तों इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।